नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि टू ट्रीट द इन्फेक्शन सर्जिकली। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो मिसकंसेप्शन है अबाउट द रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स है कि हम एंटीबायोटिक्स को ये कंसिडर करते हैं कि दीज हैज गॉट द प्राइमरी रोल इन ट्रीटिंग द ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन, वेयर इज द ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस आर अ सर्जिकली मैनेज डिजीज प्रोसेस। और एंटीबायोटिक्स का रोल क्या है? एडजंक्टिव रोल है, ठीक है ना। और इसको देखा गया है कि जो क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर है, लेबोरेटरी वैल्यूज हैं, हॉस्पिटल स्टे है, इसमें जब कंपेयर किया गया है एंटीबायोटिक रोल को और सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन को, तो सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन इज अ सुपीरियर टू द एंटीबायोटिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसमें जो मैनेजमेंट होती है ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन में, मेन जो 3 फैक्टर्स हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं, पिछली स्लाइड में डिस्कस हो चुका है। एलिमिनेटिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, एस्टेब्लिशिंग द सर्जिकल ड्रेनेज और मोबिलाइजिंग द होस्ट डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो जो सोर्स है, क्या है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में? सिर्फ एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ नहीं है, ठीक है, बल्कि इसमें आप रूट केनाल जो थेरापी करते हो या पेरियोडोंटल थेरापी करते हो, वो भी इसमें शामिल है। ठीक हो गया। अ, अब जो है हम पहले एलिमिनेटिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन डिस्कस करेंगे। आपने जब पेशेंट को एग्जामिन किया, ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन की जो है वो डायग्नोसिस कंफर्म कर ली, तो फिर आपने क्या करना है कि सोर्स कंट्रोल या जो इसकी एटियोलॉजी है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो ये क्या है कि एंडोडोंटिक इन नेचर होगी, तो फिर आपने रूट केनाल थेरापी करनी है, ठीक है। और अगर पेरियोडोंटल होगी तो फिर आपने इसकी स्केलिंग या रूट प्लानिंग विद डिब्राइटमेंट करनी है, ठीक है। उसके अलावा आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि आप इन तीनों ऑप्शंस को स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी फर्स्ट जो स्टेप है एलिमिनेटिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और ये जो बताए गए हैं, ठीक है ना, ये ऑप्शंस आप अवेल नहीं कर सकते हो। कैसी कंडीशन में? जब सिग्निफिकेंट ट्रिस्मस आप वाला पेशेंट आपके पास आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिमूव द टूथ, या रूट कैनाल थेरापी आप नहीं कर सको बिकॉज सर्जिकल एक्सेस इज लिमिटेड टू द ओरल कैविटी। तो ऐसी केस में क्या होता है कि ये केस में आप क्या करोगे कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एक ये है कि आप एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरापी दो, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जो सेकंड स्टेप है, इंसिजन एंड ड्रेनेज करो, ठीक है, टू इम्प्रूव द मैंडिबुलर ओपनिंग प्रायर टू एलिमिनेटिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है कि अगर आप ये दोनों ऑप्शंस नहीं कर सकते, ठीक है, और इमीडिएट सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है पेशेंट को, ठीक है, मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी का वो है, तो फिर आपने क्या करना है? पेशेंट को अंडर जीए ट्रीट करना है। ठीक हो गया। अम, ये हो गया, हमने इसको डिस्कस कर लिया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्जिकल ड्रेनेज? टू रिमूव द purulence, and basically the surgical drainage is not simply to remove the purulence, but it will also decompress the soft tissues and provide a track to prevent reaccumulation of infection in the same location. It must be differentiated from simple evacuation of purulence with the help of a syringe. That is also known as a needle aspiration. And this needle aspiration has got a very little role in the definite management of odontogenic infection. ठीक है। Establishing the surgical drainage. Incision and drainage facilitate healing by two main mechanisms. ठीक है ना। एक क्या करता है कि decreasing the bacterial load है, दूसरा क्या है? decreasing the pressure of the infected tissues है। जब बैक्टीरियल लोड कम होगा तो क्या होगा कि होस्ट मैकेनिज्म जो है that will be able to combat the residual infection। और जब ये क्या कहते हैं, प्रेशर जो है इन्फेक्टेड टिश्यूज पे कम होगा, तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कम होने की वजह से
टिश्यू डिकम्प्रेस हो जाएगा सर्जिकल ड्रेनेज से, लोकल ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगी, एंड दिस विल अगेन अलाउ द थर्ड कंपोनेंट दैट इज द होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म टू कम्बैट द इन्फेक्शन। दूसरा ये है कि जब ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगी तो अगर आपने एडजंक्टिव थेरापी की है एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स क्या होंगी कि वो उस इन्फेक्टेड एरिया में इजीली क्या होंगी, पहुंच सकेंगी, ठीक है ना। अब जो है ना, हमारे पास फर्ज करें अडांटोजेनिक इन्फेक्शन है, ठीक है, और वो मतलब एंडोडोंटिक एक्सेस से आप ड्रेन कर सकते हो, यानी अगर आप एंडोडोंटिक थेरापी, रूट कैनाल थेरापी कर रहे हो, तो जो उसके अंदर एब्सिस है टूथ के अंदर, वो आप एंडोडोंटिक एक्सेस के थ्रू जो है उसको ड्रेन कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा जो है वो ये है कि आप उसको इंसिजन एंड ड्रेनेज जो है, या म्यूकोजल इंट्रा ओरली या क्यूटेनियस एक्स्ट्रा ओरली एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। When an infection is of pulpal origin and is localized to the alveolar process and the patient is immunocompetent, then the drainage of infection via standard endodontic access and through the apical foramen will generally provide sufficient drainage of the infection. ये ऐसी कंडीशन में आप करते हैं जब आपने टूथ को सेव करना होता है, यानी टूथ की कंडीशन ऐसी है कि जिसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी सर्जिकल ड्रेनेज थ्रू एपिकल एरिया आप थ्रू द एंडोडोंटिक एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद रूट केनाल थेरापी के जरिए से आप टूथ को सेव कर सकते हैं। दूसरा ये है कि when the infection is extended past the alveolar process and into the soft tissue space, or the patient is immunocompromised, and that condition, the drainage through the endodontic access is not possible. So you will go for the standard procedure of incision and drainage. Second thing must be clear that this incision and drainage is not only reserved for the abscess, but it can facilitate healing of cellulitis via the same mechanism, that is the decreasing bacterial load and decreasing the local tissue pressure. ठीक है। कुछ क्लिनिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि आपने सर्जिकल इंसिजन एंड ड्रेनेज नहीं करना, उसमें क्या एब्सेस ऑफ स्वेलिंग हो गया, या अर्ली इनअकुलेशन स्टेज जो हमने पहले पढ़ी थी स्टेजिंग ऑफ इन्फेक्शन में, वहां पे जो है वो स्वेलिंग सॉफ्ट डिफ्यूज है और ओनली माइल्डली टेंडर है, तो उसमें आपने नहीं करना। लेकिन सेलुलाइटिस के केस में आपने इंसिजन एंड ड्रेनेज करनी है, बिकॉज इट विल इंप्रूव द वास्कुलरिटी फॉर हीलिंग, एंड अगेन द सिस्टेमिक एंटीबायोटिक पेनिट्रेशन के लिए ये बेटर होती है, ठीक है। अच्छा, इंसिजन एंड ड्रेनेज में अब हम सर्जिकल टेक्निक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, टू डिटरमिन द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट फॉर सर्जिकल एक्सेस फॉर इंसिजन एंड ड्रेनेज, ठीक है। तो आपने देखना है कि पेशेंट की जो माउथ ओपनिंग है या मैंडिबुलर रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है, वो सफिशिएंट है कि नहीं है सर्जिकल एक्सेस के लिए, इंसिजन के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, या आप इन्फेक्टेड एरिया को ड्रेन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब जो है एक्सेस जो है वो इनसफिशिएंट हो, तो फिर आपने क्या करना है, एनाल्जेसिक्स को यूज करना है, या क्या है बेंजोडाइजेपिन्स आप दे सकते हो, ठीक है, उसकी पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। बाज़ औक़ात लिमिटेड माउथ ओपनिंग होती है, ठीक है, वो इस एंजाइटी की वजह से या पेन की वजह से, ठीक है, तो आप पेशेंट को एनाल्जेसिक या एंटी एंजाइटी जो है मेडिसिन है वो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी। आप जब पेशेंट के इंसिजन एंड ड्रेनेज करोगे उस दौरान में आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर सकते हो, लेकिन रूटीन में नहीं करने। उसके लिए अपनी इंडिकेशंस हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये इंडिकेशंस हैं, ठीक है, इनको याद कर लो। ये इंडिकेशंस आप देखोगे जब, तो आपको कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो साथ
करना होगा। और जब भी आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करोगे तो आप उसके लिए क्या करोगे, एरोबिक और एन एरोबिक दोनों के लिए आपने क्या करना है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करना होगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है कि आपने लोकल एनेस्थीसिया लगाना है। ठीक है ना, लोकल एनेस्थीसिया लगाना है। अब लोकल एनेस्थीसिया आप क्या कर सकते हो, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया भी दे सकते हो, ब्लॉक भी दे सकते हो, लेकिन ब्लॉक को आपने प्रेफर करना है। क्यों प्रेफर करना है कि जब आप लोकल एनेस्थीसिया को जो है क्या करोगे कि अगर इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया देते हो और डायरेक्टली आप क्या करते हो कि आप वो इन्फेक्टेड एरिया में जो है वो इंजेक्शन लगाते हो इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया का, तो चूंकि वहां पे एक तो क्या होगा कि वो जो इन्फेक्टेड एरिया है उसकी पीएच जो है वो लो होगी। ठीक है। दूसरा जो है वो लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ परूलेंस या पस होगी, वहां टिश्यू फ्लूइड होगा, डेब्रीज होगी। तो जो एनेस्थेटिक एजेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी क्या होगी, पहले तो डिफिकल्ट होगी, फिर वो लो पीएच की वजह से सोडियम चैनल्स को प्रॉपरली ब्लॉक नहीं कर सकेगा, इसलिए एनेस्थीसिया इफेक्टिव होगा। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन। दूसरा ये है कि जो है सीडिंग ऑफ इन्फेक्शन जो है वो चांस बढ़ जाएगा। सीडिंग ऑफ इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि जब आप नीडल को पेनेट्रेट करोगे इन द इन्फेक्टेड एरिया, तो अगर आप इस नीडल को एडजेसेंट हेल्दी टिश्यू को टच करोगे तो टिश्यू क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो क्या होगा, वो स्प्रेड कर जाएगा फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरिया टू द हेल्दी एरिया में। ठीक है। अच्छा, अगर आपको इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया लगाना पड़े, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे कि आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप जो है वो अपनी नीडल को जो है वो क्या करोगे, आपने अपनी नीडल को ख्याल करना है कि इन्फेक्टेड एरिया से हेल्दी एरिया को टच नहीं करना। अच्छा, इस दौरान में अगर आपको कल्चर एंड सेंसिटिविटी की वो इंडिकेशंस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो अगर करने की जरूरत पड़ जाए, तो फिर आपने 3 ml का क्या करना है, 3 ml का आपने वो सिरिंज लेना है। ठीक है। और उसके साथ जो है लार्ज नीडल होनी चाहिए, जिन्हें 18 गेज की कम से कम वो होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें पहले भी बता चुके हैं कि आपने इसको एरोबिक और एन एरोबिक दोनों के लिए ट्यूब्स लेनी है कल्चर करने के लिए, ताकि माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस दोनों के लिए हो सके। ठीक है, जिसमें आप उसके लिए ग्राम स्टेनिंग, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने क्लिनिकल डिटेल्स पेशेंट के लिखने हैं, हिस्ट्री, एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ द फ्लूइड, कैरेक्टर ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ जब आप लेबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करोगे तो इसमें ये चीजें जरूर लिखनी होंगी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने इंसिजन कहाँ देना है। ठीक है, इंसिजन ठीक है, आपने डायरेक्टली मैक्सिमम स्वेलिंग वाले एरिया पे तो देना है, लेकिन आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है, जैसे एस्थेटिक्स का ख्याल रखना है एक्स्ट्रा ओरल इंसिजन में। दूसरे जो है वो डिपेंडेंट ड्रेनेज वाले एरिया में आपने इंसिजन देना है, यानी ग्रेविटी डिपेंडेंट ड्रेनेज, मैक्सिमम ग्रेविटी डिपेंडेंट ड्रेनेज वाले एरिया पे आपने इंसिजन देना है। तीसरा जो है वाइटल स्ट्रक्चर्स को आपने क्या करना है, उनके डैमेज या इंजरी को अवॉइड करना है। ठीक है ना। अब यहाँ देखें, यहाँ आप वेस्टिबुलर एब्सेस है, ठीक है, मैक्सिलरी एरिया में, यहाँ पे आप ये सुपीरियर यहाँ भी इंसिजन दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, लेकिन ये प्रेफरेबल होगा बिकॉज ग्रेविटी डिपेंडेंट एरिया है। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक्स्ट्रा ओरल इंसिजन के लिए आपने ख्याल करना है, सबमेंडिबुलर एरिया में दे रहे हो तो या फेशियल एरिया में दे रहे हो तो आपने एस्थेटिक का ख्याल रखना है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि वहां पे नर्व या आर्टरी के लिए आपने ख्याल करना होगा कि आप डैमेज ना करो। ठीक है। यहाँ देखो, सबमेंडिबुलर एरिया में इंसिजन दिया जा रहा है, सबमेंडिबुलर एब्सेस आपको नजर आ रही है, तो यहाँ आपने डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपने देखना है इसको लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल से एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर बिलो हो आपका इंसिजन। ठीक है ना, ताकि आप यहाँ पे मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व उसके डैमेज के चांस होंगे, तो आपने एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर बिलो द लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल आपने इंसिजन देना है। ठीक है। दूसरा यह है इंसिजन जो है आपने क्या करना है,
स्किन में देना है, और इसकी जो लेंथ है वो सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 10 to 15 mm होनी चाहिए, ठीक है ना। जब आप सुपर, और दूसरी ये डेप्थ इसकी फुल हो, यानी देखो यहाँ पे आपने स्किन को इंसाइज किया, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू को इंसाइज किया, नीचे जाहिर है पोटेंशियल स्पेस होगा, और स्पेस तक आपने पहुंचना है। इसी तरह इंट्राओरल में भी आपने क्या करना है कि आपने सफिशिएंटली क्या है कि पेरियास्टियम को भी वो इंसाइज करना है। अब बोन तक आपको प्रॉपर, जो बोन पेरियास्टियम इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द बोन, उसके बाद जो प्रॉपर बोन है उस तक आपने पहुंचना है, ठीक है। तो इसकी डेप्थ भी प्रॉपर हो और उसकी लेंथ भी प्रॉपर हो। अगर आप सुपरफिशियल जो है वो इंसिजन दोगे ना, सुपरफिशियल इंसिजन दोगे, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि देट विल नॉट अलाउ प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ द अंडरलाइंग पुरुलेंस और टिश्यू फ्लूइड, और जो आपका जो डिकम्प्रेशन आप चाहते हो इन्फेक्टेड टिश्यू की, वो प्रॉपर नहीं हो सकेगी, ठीक है। दूसरा, जो शॉर्ट इंसिजन है वो भी आपने नहीं देना, ठीक है। शॉर्ट इंसिजन का क्या नुकसान होगा कि आप जिस स्पेस को जो है वो क्या करना चाहते हो, लाकुलाई को जो है वो डिस्ट्रप्शन उसकी करना चाहते हो, ठीक है। छोटे छोटे लाकुलाई होते हैं एप्सिस के अंदर, तो जब आप छोटा इंसिजन दोगे तो फिर ये जो लाकुलाई है इसको आप डिस्ट्रप्ट नहीं कर सकोगे। और दूसरी चीज ये होगी कि छोटे इंसिजन्स की वजह से जो टिश्यू होगा, ठीक है ना, जो आपका जो स्किन एजेस हैं, फॉर एग्जांपल जो म्यूकोजल एजेस हैं, वो फ्रेजाइल होते हैं, और वो क्या है, फर्दर टीयरिंग होगी, उसकी डिलेड हीलिंग होगी, स्कारिंग होगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है फर्दर आपके, दूसरा ये है कि ये जो टीयरिंग ऑफ टिश्यू है, ये क्या करेगी कि आपके जो वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं उनके डैमेज के चांसेस ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल मेंटल एरिया में मेंटल नर्व के डैमेज के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। टू अवॉइड दीज कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्लिनिशियन क्या सजेस्ट करते हैं कि दिस इंसिजन मस्ट बी एटलीस्ट 15 mm rather than 10 mm। जो हमने रेंज लिखा ना 10 to 15, तो आप ऑलमोस्ट 20 mm तक चले जाएं, ठीक है। तो सफिशिएंट आप लेंथ लें और डेप्थ भी लें, ऑल लेयर्स ऑफ द टिश्यू, फॉर एग्जांपल इंट्राओरल में इंक्लूडिंग द पेरियास्टियम टू द लेवल ऑफ द बोन तक आप चले जाएं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि पेरियास्टियम, इससे पहले हम, ये आपको नजर आ रहा है हीमोस्टेट है, ठीक है, कार्ड हीमोस्टेट है, लेकिन आप इस जगह पे क्या कर सकते हैं, पहले पेरियास्टियम को भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। पेरियास्टियम से डेप्थ इसकी चेक कर सकते हैं कि ये डेप्थ इसकी आपने पूरी अचीव कर ली है कि नहीं। अच्छा आपने जो हीमोस्टेट है, ठीक है, इसको आपने क्लोज्ड हालत में एंटर करना है ताकि आपके लिए इजी हो एंट्री। जब आप एंटर हो जाएंगे तो फिर आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपने ओपन करना है। अब आप ओपन करने के बाद इंपॉर्टेंट, हम पिछली वीडियो में भी डिस्कशन कर चुके हैं, आपने इसको मूव करना है राइट लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह आप जब मूव करोगे इसको, तो इसके जो अंदर लाकुलाई हैं वो ब्रेक होंगे, और उसकी ब्रेकेज की वजह से जो है क्या होगा, पस बाहर निकलेगी। दूसरी चीज ये है कि आपने इसको ओपन तो कर लिया, आप क्लोज नहीं करना। जब आप इसको क्लोज करोगे तो आप इंसिडेंटली क्या करोगे, डैमेज कर सकते हो, क्रश कर सकते हो इंपॉर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर को, ठीक है। क्लोज हालत में आपने एंटर किया, ठीक है, और अंदर ओपन करके इसको राइट लेफ्ट मूव करना है। इसके लाकुलाई को आपने क्या करना है, ब्रेक करना है, और जब ब्रेक करोगे तो फिर क्या होगा कि पस बाहर निकलेगी, एब्सेस जो है वो ड्रेन होगी, ठीक हो गया ना। ये आप देख रह सकते हो। अच्छा, जब आपने थरो जो है एब्सेस को थरोली ड्रेन कर लिया, डिकम्प्रेशन हो गया, ठीक है, तो फिर आपने इरिगेशन करनी है और प्लेसमेंट ऑफ ड्रेन लगानी है, ठीक है ना। अच्छा, आपने इरिगेशन किससे करनी है, नॉर्मल से लाइन से करें, ठीक है ना, और ऐसा सिरिंज हो जिसकी थिन टिप हो, ठीक है। अभी और जो ड्रेन आपने प्लेस करनी है, कॉमनली पेनरोज करोगेटेड ड्रेन्स हैं, या पीस ऑफ स्टेराइल ग्लव है, या स्टेराइल रबर डेम है, ये आप यूज कर सकते हो। यहाँ देखो आपको एक थिन टिप सिरिंज, जिसको मानो जेट भी कहते हैं, वो आपको नजर आ रही है, ठीक है ना, ये वाली। और यहाँ पे देखो कि यानी ये सिरिंज है, आपको
इसके साथ जो है एनजीओ कैथेटर भी लगा हुआ है, इसको भी आप यूज कर सकते हो इरिगेशन के लिए, नॉर्मल सेलाइन के लिए। ठीक हो गया। तो आपने उस केविटी को क्या करना है, इरिगेट करना है। उसके अलावा ये जो आपको नजर आ रही है वो पेन रोज ड्रेन है, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ क्लिनिकली जो आपको नजर आ रही है पिक्चर, वो क्या है, करोगेटेड ड्रेन की है। अच्छा, ये जो करोगेटेड ड्रेन है, या पेन रोज ड्रेन होगी, इसको आपने क्या करना है, डेप्थ तक लेकर जाना है। ठीक है, अंदर तक, डेप्थ तक आपने, इसका प्रिंसिपल है डेप्थ तक लेकर जाना है। और इसको फिर स्विचर आपने किस तक करना है, नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर यूज करना है। ठीक है। अच्छा, जो दूसरी बात है कि ये कब तक पड़ी रहेगी, यानी कब तक आप इसको रखोगे, जब तक इसकी टिश्यू की क्या है, अंदर एपिथेलियलाइजेशन नहीं हो जाती। क्लिनिकल कंडीशन पेशेंट की देखोगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल हमारा एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि आप जो आपको एब्सिस नजर आ रही है इसको देखो। जब एब्सिस आना बंद हो जाए 48 आवर तक, ठीक है, इसको पेशेंट को भी क्लिनिकली देख लो, इंप्रूव हो गया है, देन रिमूव द ड्रेन। जब रिमूव कर लोगे ड्रेन को, तो फिर आपने इसको सुचर नहीं करना, इसको छोड़ देना है सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग के लिए।